नमस्ते एवरीवन। आज का अपना टॉपिक होगा परजीवियों के प्रकार। तो परजीवियों के प्रकार में फर्स्ट देखेंगे अपन मैक्रो पैरासाइट। मैक्रो पैरासाइट वे परजीवी जो आकार में अत्यधिक बड़े होते हैं उन्हें मैक्रो पैरासाइट कहते हैं अपन। इसके अंतर्गत एग्जाम्पल होगा टीनिया, सोलियम। नेक्स्ट जो प्रकार होगा वो माइक्रो पैरासाइट क्योंकि वे परजीवी जो आकार में छोटे होते हैं। एग्जाम्पल होगा इसका ट्रिपेनोसोमा। इसके बाद इंट्रासेलुलर पैरासाइट वे परजीवी जो सेल्स के भीतर प्रेजेंट होते हैं उन्हें इंट्रासेलुलर पैरासाइट कहते हैं। एग्जाम्पल होगा इसमें प्लाज्मोडियम मनुष्य के आरबीसी में प्रेजेंट होता है। प्लाज्मोडियम मनुष्य की आरबीसी में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट जो प्रकार होगा इंटरसेलुलर पैरासाइट। वे परजीवी जो दो कोशिकाओं के मध्य में प्रेजेंट होते हैं। इंटरसेलुलर पैरासाइट यानी कोशिकाओं के मध्य में पाए जाएंगे। इनका एग्जाम्पल होगा मोनोसिस्टिस। अगला होगा टेम्पररी पैरासाइट्स। वे परजीवी जो कोशिका में केवल कुछ इस समय के लिए प्रेजेंट होते हैं। इसका एग्जाम्पल होगा जोंक, जू etc। अगला प्रकार होगा स्थायी परजीवी। वे परजीवी जो कोशिका में स्थायी रूप से जीवन यापन करते हैं। एग्जाम्पल होगा इसका ट्रिपेनोसोमा। इन कोशिका में स्थायी रूप से पाए जाएंगे। अगला प्रकार होगा हाइपर पैरासाइट। जब कोई परजीवी जंतु अन्य परजीवियों के शरीर पर जीवन यापन करता है तो इसे हाइपर पैरासाइट कहते हैं। इसका एग्जाम्पल होगा एस्केरिस मनुष्य के आंत्र का परजीवी होता है तथा इस पर पाए जाने वाले बैक्टीरिया हाइपर पैरासाइट कहलाते हैं। यानी कि दूसरे जीव के निर्भर रहना या उस पर पाया जाना। इस प्रकार अपन ने परजीविता को कंप्लीट कर लिया। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा कंपटीशन यानी कि प्रतिस्पर्धा। तो देखते अपन इसकी परिभाषा किसे कहते अपन। प्रतिस्पर्धा जब किसी आवास में पाए जाने वाले दो अलग अलग जाति के जंतुओं के मध्य किसी फैक्टर की प्राप्ति के लिए प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो जाती है तो इसे कंपटीशन कहते हैं। जब ये प्रतिस्पर्धा एक ही जाति के जंतुओं के मध्य होती है तो इसे इंट्रा स्पीसीज कंपटीशन कहते हैं। और जब ये अलग अलग जाति के जंतुओं के मध्य होती हैं तो इसे इंटर स्पीसीज कंपटीशन कहते हैं। यानी कि एक ही जाति में होना इंट्रा स्पीसीज कंपटीशन और अलग अलग जाति में होना इंटर स्पीसीज कंपटीशन कहलाता है। 1934 में गोसे नामक वैज्ञानिक ने दो अलग अलग
जाति के जंतुओं के मध्य कंपटीशन का अध्ययन करते हुए गोस से सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के अनुसार जब किसी आवास में दो अलग अलग जाति के जंतुओं के मध्य किसी फैक्टर की डिमांड एक समान होती है तो धीरे धीरे इस आवास में किसी एक ही प्रकार के जंतुओं का अस्तित्व बना रहता है। फैक्टर के अभाव में अन्य जाति के जंतु विलुप्त हो जाते हैं। जैसे किसी जलीय आवास में पैरामीशियम कॉर्डेटम और पैरामीशियम ओरेलिया के मध्य भोजन की डिमांड एक समान होने पर, यानी कि पैरामीशियम कॉर्डेटम और पैरामीशियम ओरेलिया दो जातियां हैं, इनके मध्य भोजन की डिमांड एक समान होती हैं। पैरामीशियम ओरेलिया अधिकता से भोजन ग्रहण करके वृद्धि दर्शाते हैं तथा फूड की पर्याप्त प्राप्ति नहीं होने से कॉर्डेटम के अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न हो जाता है। यानी कि एक ही जाति सर्वाइव करती है पैरामीशियम ओरेलिया, जबकि पैरामीशियम कॉर्डेटम पर संकट आ जाता है भोजन की डिमांड एक समान होने पर। तो इसके बाद कंपटीशन के बाद अगला टॉपिक होगा अपना एंटीबायोसिस, प्रतिजैविकता। एंटीबायोसिस प्रतिजैविकता। तो देखते हैं अपन एंटीबायोसिस प्रतिजैविकता क्या होती है। कुछ जीवों के द्वारा विषैले पदार्थ स्रावित होते हैं जिनका यूज करके अनेक प्रतिजैविकों का निर्माण किया जाता है। वह इन प्रतिजैविकों का उपयोग हानिकारक बैक्टीरिया, सूक्ष्मजीव इत्यादि की वृद्धि को संदमित करने के लिए किया जाता है। जल में पाए जाने वाली क्लोरेला शैवाल में विषैला पदार्थ क्लोरीन स्रावित होता है जिसका उपयोग करके एंटीबायोटिक का निर्माण किया जा रहा है। यानी कि जल में जो एक शैवाल प्रेजेंट होगी क्लोरेला, तो उससे एक विषैला पदार्थ बनता है जिसे बोलते हैं अपन क्लोरेलिन, और इस क्लोरेलिन से द्वारा एंटीबायोटिक का निर्माण किया जा रहा है। यानी कि एंटीबायोटिक का मतलब होगा कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा तैयार की जाने वाली औषधि या फिर शैवाल या फिर बैक्टीरिया, इनसे प्राप्त होने वाली औषधियाँ एंटीबायोटिक कहलाती हैं। जल में पाए जाने वाली माइक्रोसिस्टिस शैवाल द्वारा डाइहाइड्रोक्सिल एमिन पदार्थ स्रावित होता है जिसका उपयोग करके विभिन्न दवाइयाँ तथा एंटीबायोटिक्स का उपयोग करके हानिकारक सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को संदमित किया जा रहा है। वर्तमान में बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से सूक्ष्मजीवों का उपयोग करके अनेक प्रतिजैविक जैसे इरिथ्रोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ओरोमाइसिन etc का उपयोग किया जा रहा है। इसके बाद देखेंगे अपन प्रतिजैविकता के बाद अगला टॉपिक होगा सिम्बायोसिस, सहजीवन। सिम्बायोसिस सहजीवन जब किसी आवास में पाए जाने वाले दो अलग अलग जाति के जंतु साथ साथ रहते हैं तो इसे सिम्बायोसिस कहते हैं। तो सिम्बायोसिस को दो प्रकार से विभक्त किया गया है, म्यूटेलिज्म और कॉमेंसलिज्म। म्यूटेलिज्म का मतलब होगा सहकारिता और कॉमेंसलिज्म का मतलब होगा सहभोजिता। दो भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट देखिए अपन म्यूटेलिज्म, दूसरा होगा कॉमेंसलिज्म।
कॉमेंसेलिज्म। म्यूचुअलिज्म है कि सहोपकारिता में दोनों को लाभ होगा। इनकी इसको भी दो प्रकार से डिवाइड किया गया है, अविकल्पी, दूसरा विकल्पी, यानी कि ऑब्लिगेटरी और फैकल्टेटिव। अविकल्पी यानी पृथक होने पर खतरा प्रेजेंट, जबकि विकल्पी में पृथक होने पर खतरा एब्सेंट। कॉमेंसेलिज्म को इसमें एक को लाभ होगा, इसको एक्टोकॉमेंसेलिज्म, एंडोकॉमेंसेलिज्म और टेम्पररी और परमानेंट भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। तो देखते अपन म्यूचुअलिज्म यानी कि सहोपकारिता। सहजीवन की वह प्रक्रिया जिसमें दो अलग अलग जाति के जंतु साथ साथ रहते हैं तथा इन दोनों को ही लाभ होता है, तो उसे सहोपकारिता कहते हैं। यह मुख्य रूप से निम्न दो प्रकार की होती हैं। फर्स्ट जो देखेंगे अपन, अविकल्पी यानी कि ऑब्लिगेटरी। सहोपकारिता की वह प्रक्रिया जिसमें दो अलग अलग जाति के जंतु साथ साथ रहते हैं तथा दोनों को लाभ होता है और इन दोनों को एक दूसरे से पृथक करने पर इनके जीवन पर खतरा उत्पन्न हो जाता है, तो इसे अविकल्पी सहोपकारिता कहेंगे। मतलब इनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं अपन, राइजोबियम जीवाणु लेग्यूमिनोसी कुल के प्लांट की जड़ों में प्रेजेंट होता है, जो वातावरण की N2 को नाइट्रेट में परिवर्तित करके प्लांट को उपलब्ध कराता है तथा ये प्लांट इन जीवाणुओं को आवास तथा भोजन प्रदान करते हैं। अतः इन दोनों को एक दूसरे से लाभ होता है, किंतु दोनों को एक दूसरे से पृथक करने पर इनके जीवन पर खतरा उत्पन्न हो जाता है। यानी दोनों साथ साथ रहेंगे और जब इनको अलग कर दिया जाएगा, राइजोबियम जीवाणु और लेगुमिनेसी कुल की जो पादप होंगे तो उनके जीवन पर खतरा उत्पन्न हो जाता है। अगला एग्जाम्पल देखेंगे अपन, हरित हाइड्रा जंतु की कोशिका में पाए जाने वाली क्लोरेला शैवाल को आवास की प्राप्ति होती है तथा शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा निर्मित होने वाले भोजन पदार्थ व O2 गैस हाइड्रा जंतु को उपलब्ध कराई जाती है। इन दोनों को एक दूसरे से पृथक करने पर इनके जीवन पर खतरा उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो हाइड्रा और क्लोरेला शैवाल आपस में सहोपकारिता दर्शाते हैं। अगला होगा अपना विकल्पी यानी कि फैकल्टेटिव। सहोपकारिता की वह प्रक्रिया जिसमें दो अलग अलग जाति के जंतु साथ साथ रहते हैं तथा दोनों को लाभ होता है और इन दोनों को एक दूसरे से पृथक करने पर इनके जीवन पर खतरा उत्पन्न नहीं होता, तो इसे फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं अपन इसका, मवेशी जानवरों की त्वचा में अनेक परजीवी कीटों की उपस्थिति के कारण अत्यधिक संवेदनाएं उत्पन्न होने से खुजली की समस्या उत्पन्न हो जाती है। जब इनकी पीठ पर कबूतर, कौवा इत्यादि जंतु आकर बैठते हैं तो वे भोजन के रूप में इन परजीवी कीटों को ग्रहण करते हैं, जिससे इन्हें भोजन की प्राप्ति होती है तथा मवेशी जानवरों को खुजली से राहत मिलती है। इन दोनों को एक दूसरे से पृथक करने पर इनके जीवन पर खतरा उत्पन्न नहीं होता। इसी प्रकार देखते हैं अगला एग्जाम्पल अपन, भोजन ग्रहण करने के पश्चात क्रोकोडाइल जलीय आवास के किनारे आकर अपने मौत को ओपन स्थिति में रखता है। इस दौरान क्रोकोडाइल बर्ड आकर क्रोकोडाइल के दांतों के मध्य फंसे हुए मांस के टुकड़ों को पृथक करके उन्हें भोजन के रूप में ग्रहण करती हैं, जिससे क्रोकोडाइल बर्ड को भोजन की प्राप्ति होती है तथा क्रोकोडाइल की दांतों की सफाई होती है। तो इसके बाद अपना टॉपिक होगा कॉमेंसेलिज्म यानी कि सहभोजिता। दो अलग अलग जाति के जंतु के मध्य पाए जाने वाले वे संबंध जिनमें दोनों प्रकार के जंतु साथ साथ रहते हैं तथा
इन दोनों में से केवल किसी एक को ही लाभ होता है तो इसे सहभोजिता कहते हैं। कॉमन सेलिज्म को 4 प्रकार से डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट देखेंगे अपन इसमें एक्टो कॉमन सेलिज्म। जब दो अलग अलग जाति के जंतुओं में से एक जंतु दूसरे जंतु के शरीर के बाहर जीवन यापन करता है तथा इन दोनों में से केवल किसी एक को ही लाभ होता है तो इसे बाह्य सहभोजिता कहते हैं। एक्टो का मतलब बाह्य, बाहर। ये एग्जाम्पल देखते हैं अपन इसका। शार्क फिश की बाह्य सतह पर छोटी चूसक मछली प्रेजेंट होती हैं जिसके कारण शार्क फिश के गबन के साथ ही चूसक मछली का स्थान स्वतः परिवर्तित हो जाता है। अगला होगा अपना एंडो कॉमन सेलिज्म। जब अलग अलग जाति के जंतुओं में से एक जंतु दूसरे जंतु के अंदर जीवन यापन करता है तथा इन दोनों में से किसी एक को ही लाभ होता है तो उसे एंडो कॉमन सेलिज्म कहते हैं। एंडो यानी अंदर, यानी किसी जीव के अंदर जीवन यापन करना। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं अपन इसमें। दीमक की आहार नाल में पाया जाने वाला ट्राइकोनिम्फ प्रोटोजोवन लकड़ी या सेलोस का पाचन करके उसे लाभ प्रदान करता है। टेम्पररी कॉमन सेलिज्म में देखेंगे अपन, यानी टेम्पररी का मतलब अस्थायी। दो अलग अलग जाति के जंतुओं में से जब एक जंतु दूसरे जंतु के शरीर पर अल्प समय के लिए अस्थायी रूप से जीवन यापन करता है तो इसे टेम्पररी कॉमन सेलिज्म कहते हैं। एग्जाम्पल होगा इसमें। कीटोप्टेरस जंतु नलिका रूपी आवास बनाकर रहता है और इन आवासों के पास पोलन स्क्रब अस्थायी रूप से प्रेजेंट होता है जिसके कारण कीटोप्टेरस को सुरक्षा प्राप्त होती है। इसके बाद अगला जो टॉपिक होगा अपना परमानेंट कॉमन सेलिज्म, स्थायी सहभोजिता। दो अलग अलग जाति के जंतुओं में से एक जंतु दूसरे जंतु के शरीर पर लंबे समय तक तथा स्थायी रहता है तो उसे परमानेंट कॉमन सेलिज्म कहते हैं। इसका एग्जाम्पल होगा शैवाल और कवक का सहजीवन। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।